नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 5 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, श्री रामानुजाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूटों में से सही का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, उन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है श्री रामानुजाचार्य की, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण रखा गया था, लेकिन आगे चल करके उन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भक्तिवाद हेतु उनकी दार्शनिक नींव भक्ति आंदोलन के लिए प्रभावशाली थी। आपको ध्यान में रखना है कि रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया है और उन्हें अनम्माचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, वे वेदांत की उपशाखा विशिष्टाद्वैत के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। वे वेदांत की उपशाखा विशिष्टाद्वैत के मुख्य प्रस्तावक थे और इसीलिए यहाँ पर तीसरा कथन सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री के द्वारा श्री रामानुजाचार्य के 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और यह प्रतिमा हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद के पास मुचिंतल में स्थित है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद में गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूटों में से सही का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, भारतीय संसद में कोई भी गैर सरकारी विधेयक कभी पारित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हम चर्चा कर रहे हैं गैर सरकारी विधेयकों की। आप सभी को पता होगा कि एक संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है वह एक निजी सदस्य होता है, और जब किसी निजी सदस्य के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो हम उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे बहुत सारे गैर सरकारी विधेयक संसद के सदस्यों के द्वारा लाए गए हैं और अब तक संसद के द्वारा 14 विधेयकों को पारित भी किया गया है, जिसमें से 6 विधेयक 1956 में पारित किए गए थे। हालांकि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 1970 के बाद से संसद के द्वारा कोई भी गैर सरकारी विधेयक पारित नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा कहना कि संसद के द्वारा कोई भी गैर सरकारी विधेयक नहीं पारित किया गया है, यह गलत होगा। आपको ध्यान में रखना है कि अब तक 14 ऐसे विधेयक पारित किए जा चुके हैं और इसीलिए यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सरकारी विधेयकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, वही गैर सरकारी विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के डिफरेंस को लेकर के चर्चा करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक सरकारी विधेयक जो कि किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जा रहा है वह सदन में किसी भी दिन पेश किया जा सकता है, लेकिन एक गैर सरकारी विधेयक केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है और उस पर चर्चा की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, सदन में इसे पेश करने के लिए 15 दिनों का नोटिस की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब कोई निजी सदस्य एक विधेयक को संसद में पेश करना चाहता है तो उसे सदन सचिवालय को कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होता है, ताकि सचिवालय उस विधेयक के संवैधानिक प्रावधानों और कानून के नियमों के अनुपालन की जांच कर सके। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है
कि जो नोटिस का पीरियड है वह 1 महीने का है, ना कि 15 दिनों का। और इसीलिए यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर दूसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है और यहाँ पर राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा ये कहा गया है कि पहले भी प्रियम्बल में चेंज करने के लिए बहुत सारे गैर सरकारी विधेयक सदन में पेश किए जा चुके हैं और यहाँ पर ये विधेयक सही है या नहीं है इसकी जांच संसद के द्वारा की जानी चाहिए, ना कि सभापति के द्वारा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गोल्डन लंगूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूटों में से सही का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है यह पेड़ों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, जंगलों की ऊपरी वितान में रहते हैं और इस प्रकार उन्हें पत्ता बंदर यानी कि लीफ मंकी के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं गोल्डन लंगूर की, आप फिगर में इनको देख सकते हैं। और यहां पर जो जानकारी दी गई है पहले कथन में कि यह पेड़ों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, जंगलों के ऊपरी वितान में रहते हैं और इसीलिए इन्हें लीफ मंकी के नाम से जाना जाता है, पूरी तरीके से सही है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची 1 में इनका नाम डाला गया है, यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है यह असम और भूटान के स्थानिक हैं। आपको ध्यान में रखना है कि गोल्डन लंगूर मुख्य रूप से असम और भूटान में पाए जाते हैं और असम का जो काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट है वह इनके लिए बहुत ही फेमस है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये गोल्डन लंगूर से जुड़ा हुआ। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है विलेजर रेसिस्ट सेंचुरी टैग फॉर लंगूर हैबिटेट। तो जैसा कि मैंने कहा कि असम का काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट इनके लिए फेमस है और यहां पर इसके आसपास रहने वाले जो ग्रामीण हैं वे इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस फॉरेस्ट रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदला जाए। यहां पर ग्रामीणों का यह कहना है कि उन्होंने गोल्डन लंगूर की प्रजाति को बचाने में बहुत सारी मदद की है। यहां पर उनका कहना है कि ग्रामीणों की सहायता से ही इनकी संख्या बढ़ पाई है। आज से 3 दशक पहले इनकी संख्या मात्र 100 रह गई थी, लेकिन ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद अभी इनकी संख्या 600 से भी ऊपर है और इसीलिए इस फॉरेस्ट रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे आदर्शों का निर्धारण जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो यहां पर चर्चा हो रही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर के। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है जिसे हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं वह 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि उनके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था इस संकल्प को या फिर इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है प्रस्तावना में उल्लेखित तिथि उस समय की है जब इसे अपनाया गया था, अर्थात 26 नवंबर 1949। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है उसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है।
आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अपनाया गया था, लेकिन अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो उसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो गलत है, और इसके लिए आप दो केस को याद रखेंगे। एक है बेरूबरी यूनियन केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए और इसीलिए यह संशोधित नहीं किया जा सकता। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदला और यहां पर कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन में संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है इन दो केसेस को। और अगर हम अभी की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और इसीलिए यहां पर तीसरा कथन गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो यहां पर यह बताया गया है कि दो प्राइवेट मेंबर बिल, उसमें से एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो बिल है वो, और दूसरा है प्रियम्बल में अमेंडमेंट के लिए जो बिल है वो, दोनों के दोनों प्राइवेट मेंबर बिल हैं। उन्हें जो है शुक्रवार को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका। बीजेपी के जिन मेंबर के द्वारा इस बिल को पेश करने के लिए नोटिस दिया गया था वह हाउस में प्रेजेंट नहीं थे, और इसीलिए इस बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 4, 1 और 3। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में पारसीज के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और पारसी समुदाय के बीच कोविड मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया पर सहमति के बाद संशोधित प्रोटोकॉल को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि पारसी समुदाय के द्वारा पारंपरिक रूप से शवों को प्राकृतिक रूप से सड़ने दिया जाता है। इनके शमशान के ऊपरी हिस्से में बने टावर ऑफ साइलेंस में शवों को रख दिया जाता है, जहां पर पक्षी उनका भक्षण करते हैं। अब जो नया प्रोटोकॉल बना है उसके अनुसार पारसी समुदाय के जो लोग कोविड के कारण मरेंगे उन्हें अस्पताल या घर से पंचायत की तरफ से रखे गए पेशेवर शव वाहक के द्वारा हैंडल किया जाएगा, और ये जो शव वाहक होंगे उन्हें दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा, और प्रत्येक अंतिम संस्कार से पहले उनके शरीर का तापमान विधिवत दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर वैसे व्यक्ति जो कि पारसी समुदाय के हैं लेकिन जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है, उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ संशोधन किया गया है, उनसे बातचीत करके, पारसी समुदाय की राय लेकर के, जिससे जुड़ा हुआ यह न्यूज है। इसको भी आप तो जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।